राधे कृष्ण दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की 10 मार्च की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। तो दोस्तों अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। देखते हैं आज की शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन था सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसका रासायनिक सूत्र है CH3COOH। इसको एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है और सिरके का पीएच मान जो है लगभग 2.5 होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है MSME स्टैंड फॉर, यानी MSME की फुल फॉर्म क्या है। तो MSME की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। MSME की फुल फॉर्म है दोस्तों, एक फुल फॉर्म हर शिफ्ट में बन रही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल वंश की स्थापना 1526 में की थी बाबर ने। वह अपने पिता के पक्ष में तैमूर के वंशज थे और अपनी माता की तरफ थे चेंगे खां थे। तो कभी कभी इनका वंश भी पूछ लिया जाता है कि मुगलों का मातृक वंश क्या था और पैतृक वंश क्या था। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है। मुगल वंश के कुछ प्रमुख शासक हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो दोस्तों देखो, एक तो इससे यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि किसी न किसी मुगल शासक का जो है शासनकाल पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको इन सबके शासनकाल याद रखने हैं। दूसरा इनके दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि इनका मातृक वंश पूछ लिया जाता है और इनका पैतृक वंश पूछ लिया जाता है। तो आपको इन दोनों के वंश याद रखने हैं और ये कुछ इंपॉर्टेंट जो शासक हुए वो याद रखने हैं। इनसे आपके आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोगों को ये याद रखने हैं। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था 1857 की क्रांति के दौरान अवध में अंग्रेजों के तरफ से सेनापति कौन था। दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, 1857 की क्रांति से हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है, हर शिफ्ट में। तो आप लोग 1857 की क्रांति को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें से हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन ही रहा है। इतनी सारी शिफ्ट हो गई, अब तक एक भी शिफ्ट ऐसी नहीं है जिसमें इस वाले 1857 की क्रांति से क्वेश्चन ना बना हो। ठीक है, तो इसमें पूछा गया अवध की तरफ से अंग्रेजों का सेनापति कौन था। तो चलिए इसके करेक्ट आंसर पर जान लेते हैं कि अवध की तरफ से अंग्रेजों का सेनापति कौन था। और आप लोग मेरी इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जब तक आपका एग्जाम नहीं आ रहा तब तक कि आपको 1857 की क्रांति पढ़कर ही जानी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो है 1857 की क्रांति के दौरान अवध में अंग्रेजों की तरफ से कई सेनापति थे, जिनमें हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवकॉक, विलियम टेलर और नेत्र प्रमुख थे। ठीक है, इनमें से मतलब कुछ बहुत सारे लड़े हैं, तो इनमें से आपको हेनरी लॉरेंस वगैरह, मेजर जनरल, ये याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मुंडारी नृत्य किस राजा का लोक नृत्य है। मतलब किस राज्य का लोक नृत्य, किस राज्य में किया जाता है मुंडारी नृत्य। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड में। मुंडारी नृत्य जो है मुंडारी जनजाति द्वारा किया जाता है और ये झारखंड में किया जाता है। कभी कभी नृत्य के साथ उसकी जनजाति पूछ ली जाती है कि ये वाला नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कुंभ मेला का आयोजन कहाँ नहीं किया जाता। तो कुंभ मेला का आयोजन 4 जगह किया जाता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा। तो 4 जगह प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक 4 जगहों पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और आपको पता होगा कि कुंभ मेला जो है 12 साल बाद लगता है और अभी रिसेंटली में महाकुंभ निकल कर गया है। तो ये तो आपको वैसे भी पता होगा। बस ये 4 जगह याद रखना, प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक, इन 4 जगहों पे कुंभ मेला लगता है। ठीक है, और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी नदी के किनारे लगता है। तो ये चारों जिस नदियों के किनारे बसे हुए हैं वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको पता है कुंभ मेला हर 12 साल बाद लगता है। प्रयागराज जो आपको पता है संगम के किनारे, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है, नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे, और हरिद्वार को आप लोग बताना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको बता रखा है कि महाकुंभ होता है, पूर्ण कुंभ होता है और अर्धकुंभ होता है। तो अभी पता है आपको महाकुंभ अभी निकल के गया है जो कि 144 साल बाद लगा है। ठीक है, ये पता महाकुंभ का आयोजन अभी जो हुआ है वो प्रयागराज में हुआ है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो दोस्तों रिसेंटली अभी जो क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोग देख रहे होंगे, अगर आप हर शिफ्ट के एनालिसिस देख रहे हो तो आपको अच्छे से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। जैसे 1857 की क्रांति हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है उससे। तो आप लोग ऐसे टॉपिक्स को पकड़िए और उन पर अपनी पकड़ मजबूत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश का रहा था। तो देखिए वैसे तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा बिहार का है, लेकिन यहाँ पे हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो भी हमारे ऑप्शन में दे रखा होगा। तो यहाँ पे दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था और बिहार का जनसंख्या घनत्व 1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाला केंद्रशासित प्रदेश ले लिया है और सबसे ज़्यादा वाला राज्य ले लिया है। बाकी आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको टिक लगा के आए होंगे आप लोग, जो भी आपके ऑप्शन होंगे उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप लोग जनगणना को भी बहुत अच्छे से लर्न करके जाना, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था
यहाँ पे बिहार का और ये दिल्ली का जो दे रखा है इसको आप लोग याद रख लेना कि दिल्ली का 11,320 है और बिहार का जो है वो 1,106 है। ठीक है, तो ये वाली आप याद रखना। और जनसंख्या से मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताना कि जनसंख्या की नियमित रूप से जनगणना नियमित रूप से कौन से सन में स्टार्ट हुई थी और किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी। तो ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के मुताबिक कितने अंक मिले हैं। यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में इस रिपोर्ट के अनुसार हमें कितने अंक मिले हुए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सूचकांक में 0.644 अंक मिले हैं और वह मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है। इस सूचकांक में भारत 193 देशों में 134वें स्थान पर रहा। यानी भारत की रैंक जो रही है 134 रही है टोटल आउट ऑफ, मतलब 193 देशों में से 134 रही है भारत की रैंक। चलिए, तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। आप लोग याद रखना, भारत की रैंक 134 है। तो इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है और भारत का स्थान चीन 75 पे। भारत का स्थान जो है पहले तो चीन है 75 पे, श्रीलंका 78 पे है, मालदीव 87 पे है, भूटान 125 पे और बांग्लादेश 129 और इनसे नीचे है भारत। यानी कि आपको पता है भारत 134वें स्थान पर है, तो इन सबसे भी नीचे रहा है हमारा भारत। इन सब की किसी ना किसी की रैंक पूछी है, वैसे अभी तक मुझे ऐसा कोई देखने को मिला नहीं है, पर फिर भी भारत की रैंक 134वीं है। आप लोगों को मेनली बस ये याद रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंबावती देवी मणिपुरी नर्तक हैं। गुरु विपिन सिंह और गुरु कलावती देवी भी मणिपुरी नर्तक है। तो आप लोगों को ये वाली बात भी ध्यान रखनी, क्योंकि क्या बोलते हैं नर्तक और उनका नृत्य पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को ये भी बहुत इंपॉर्टेंट से नर्तक और उनके नृत्य को याद रखना है और वाद्य यंत्र और उनके वादक को याद रखना है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ कुंवर सिंह नेतृत्व कहाँ से किए थे। यानी कुंवर सिंह ने कहाँ से नेतृत्व किया था। तो ये देखिए 1857 की क्रांति में है ना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं कि कौन कहाँ से नेतृत्व कर रहा था। जैसे ग्वालियर से कौन कर रहा था, कानपुर से कौन कर रहा था। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें ज़रूर याद रखनी है। ठीक है, तो कुंवर सिंह जो कर रहे थे वो 1857 की क्रांति में भारतीय विद्रोह के दौरान जगदीशपुर और आरा से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया। यानी कि कुंवर सिंह ने जगदीशपुर और आरा से अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया और ग्वालियर से झांसी की रानी ने किया था। आप लोगों को इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा सालाना बारिश वाले वनों को क्या कहा जाता है। यानी कि ऐसे वन जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो हम लोग उन्हें कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुझे नहीं लगता कि आपको वीडियो को 2x पे करने की जरूरत है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट इतना फास्ट बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है लास्ट टाइम पे आप लोग बस अपने रिवीजन के तौर पे और कैसे क्वेश्चन आते हैं इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, आज़ादी के समय भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ और जिस समय हमारा संविधान बना उस समय हमारे देश में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में अभी वर्तमान में जितने मौलिक कर्तव्य हैं पहले उतने नहीं थे, तो उस समय थी 0। साल 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी और साल 2002 में आपको जैसा कि पता है कि 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिससे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य रूप से किया गया है। तो उस समय हमारे मौलिक कर्तव्य क्या हो गए हैं, 11 हो गए हैं। ठीक है, यानी अभी संविधान संशोधन के तहत एक बढ़ा है, उस समय तो 0 थी, लेकिन 1976 में कभी कभी यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि मौलिक कर्तव्यों किस समिति के कहने पर बनाए गए थे। तो मौलिक कर्तव्यों का समिति जो थी वो थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये आप लोगों को याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इस तरह फिलहाल में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। ठीक है, आप लोगों को ये वाली बात ध्यान रखनी है कि फिलहाल में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। फिलहाल में यानी वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो 11 है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य लिए कहाँ से गए ये भी आप लोगों को पता होगा कि मौलिक कर्तव्य जो लिए गए हैं वो रूस से लिए गए हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मौलिक कर्तव्य से हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन बन रहा है, तो आप लोग मौलिक कर्तव्यों को और 1857 की क्रांति दोनों को अच्छे से लर्न करके जाइएगा। ठीक है, और आप लोग ये भी याद रखना कि जब हमारे मौलिक कर्तव्य जहाँ से लिए गए थे तब उस समय मौलिक कर्तव्य 10 भी नहीं थे, उस समय 7 या 6 थे। मेरे को कंफर्म नहीं है इसलिए मैं आपको कंफर्म एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रही हूँ, बट आप लोग अच्छे से देख लेना। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें अब
पंचायत समिति का गठन किस में आता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी। यानी कि ये तीन ऑप्शन दिए गए थे आपको कि पंचायत समिति का गठन किसके अंतर्गत आता है। ये मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, डीपीएसपी है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन से जुड़ी बातें बताई गई हैं। यानी कि देखते हैं अभी ये क्या बातें बताई गई हैं, हम नीचे पढ़ते हैं और फिर बताते हैं। अनुच्छेद 40 में आपको पता है ग्राम पंचायत का गठन है, तो ये जो है वो डीपीएसपी है। क्या है ये? डीपीएसपी है। ना ही मौलिक कर्तव्य ना ही मौलिक अधिकार है, ये डीपीएसपी है जो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक आता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में मनु भाकर को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? जैसा कि आपको पता है कि मनु भाकर अभी ओलंपिक में हमारे लिए मेडल लेकर आएंगे, सिल्वर मेडल लेकर आएंगे। तो देखते हैं, ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति सितंबर 2024 में हुई है। तो आप लोगों को ये वाली बात ध्यान रखनी है कि इनको किसका एम्बेसडर बनाया गया है, तो पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 152 से 167 तक किसका उल्लेख है? तो आप लोगों को याद रखना है कि आर्टिकल 152 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। और अगर